हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल। तो ये तीन चीज़ें आज हम देखेंगे और इसे हाइब्रिडाइजेशन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं ये भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक के विभिन्न परमाणुओं की संकरित अवस्था या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए उदाहरण जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका ले लेते हैं। तो जैसे CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपका एक कंपाउंड है। इसमें आप देखिए ये अब जैसे कार्बन है तो इस कार्बन को हमने निशान लगा के क्या बता दिया, ये कार्बन कैसा है sp3, ये भी कार्बन कैसा है sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। तो हम एक डैश का निशान लगा के हर कार्बन को शो कर सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन या इसका संकरण कैसा है, हम ये शो करते हैं। बाकी जो बॉन्ड्स हैं वहां पर हम क्या करेंगे, जो बॉन्ड होगा उसका निशान लगा देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो पाई, और अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स हैं, जैसे 2 पाई बॉन्ड है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ये, तो एक बॉन्ड जो है वो तो सिग्मा है, तो सिग्मा हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो 2 पाई। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। तो हमने ये शो कर रखा है कि ये कार्बन जो है किस तरीके का है, बाकी जो बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर हम इसको शो कर सकते हैं। तो कोई भी संकरित अवस्था है उसको हम कैसे शो करते हैं ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपके बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ का सबसे जो एक कॉन्क्रीट जो स्टेटमेंट जो है, मतलब एक कौन सा स्टेटमेंट कि जिन परमाणुओं के बीच में बंध बना हुआ है उन दोनों के नाभिक के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? बंध लंबाई। अब जैसे मैं बात करूं, किसी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, इसका कोई न्यूक्लियस होगा, इसका भी कोई न्यूक्लियस होगा, तो उन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है वो जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ, और इसको हम नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको शो करने के लिए जैसे 2 हाइड्रोजन है, या जैसे कोई यौगिक है जो 2 एटम से मिलके बना है A और B, और A और B जो है तो इसको निकालने के लिए A की जो एटॉमिक रेडियस है और B जो है इसकी जो एटॉमिक रेडियस है, इन दोनों का जो योग है वो भी बंध लंबाई के रूप में हम ले सकते हैं। जैसे DAB इक्वल टू RA प्लस RB, दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित एकल 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित एकल बंध लंबाई का आधा उस परमाणु की सहसंयुग त्रिज्या के रूप में निरूपित करता है। या जो कोवलेंट रेडियाई जो है, कोवलेंट रेडियाई जैसे कोई भी बंध है उसकी जो हाफ जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? कोवलेंट रेडियाई। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? तो ऐसे जो है जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों जो बंधित परमाणु हैं उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, ये उस बॉन्ड लंबाई को अफेक्ट करेगा। जैसे मैं बात करूं HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, इन दोनों की कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस कितना है, तो उसके बेसिस पर
हम बॉन्ड लंबाई को निर्धारित कर सकते हैं। और उसको निर्धारित करने के लिए एक जो सोमाकर स्टीवंस रिलेशनशिप है ये है, इसके बेसिस पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला है जहां पर डी ए बी क्या है, दोनों के बीच में बंद लंबाई ए और बी के बीच में, आर ए उसकी कोवेलेंट रेडियस, आर बी बी की कोवेलेंट रेडियस माइनस 0.09, एक्स से जो है ए की जो विद्युत ऋणता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो, और एक्स वी जो है बी की विद्युत ऋणता होगी। यदि अणु ए बी में परमाणु ए तथा बी की विद्युत ऋणता का अंतर इतना हो जहां एक्स से परमाणु ए की विद्युत ऋणता और एक्स बी परमाणु बी की विद्युत ऋणता, तो ए बी की लंबाई सोमाकर स्टीवन संबंध के अनुसार इस ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो फैक्टर है जो बंद लंबाई को अफेक्ट करेगा वो है इलेक्ट्रॉन का स्थानीकरण या अनुनाद, उसका जो है डिलोकलाइजेशन। जैसे स्थानीकृत जो बंद होते हैं उनकी लंबाई जनरली मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो कम हो जाएगी, लेकिन अनस्थानीकृत होने की वजह से जो बंद है वो सिंगल, जैसे डबल बॉन्ड है अगर वो अस्थानीकृत हो गया, डिलोकलाइज हो गया, तो वो क्या होगा, बंद 1 और 2 के बीच की लंबाई होगी वो हो जाएगी। तो बंद क्रम आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड ऑर्डर या बंद क्रम बढ़ने पर बंद लंबाई कम होती जाती है। जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या डिसाइड करता है कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है या बंद क्रम जो है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से उसकी बंद लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे बंद क्रम जो है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंद लंबाई 1.21 एंगस्ट्रॉम है, जबकि जो इसका बंद क्रम है वो कितना होता है 2। जब N2 के बीच में जो बंद क्रम है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बंद क्रम है वो कितना है 3, और उसकी लंबाई कितनी होती है 1.10। इसी तरीके से बेंजीन की कैकुले संरचना में 3 कार्बन कार्बन एकल बंद होते हैं और 3 कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो लंबाई है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। ना तो ये डबल बॉन्ड के बराबर होती है ना ही सिंगल बॉन्ड के बराबर होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को या बंद लंबाई को अफेक्ट करता है वो है आपका संकरण। तो परमाणुओं में संकरण में एस कैरेक्टर जो जैसे sp3 है तो sp3 में एस कैरेक्टर कितने हैं 25%। जैसे एक तो s ऑर्बिटल और 3, तो जो टोटल जो परसेंटेज होगा एस कैरेक्टर का वो कितना होगा 25%। sp2 में कितना होगा 33%, sp में कितना होगा 50%। तो परमाणुओं के संकरण में एस गुण बढ़ने पर उनके मध्य की दूरी कम हो जाती है। उनके मध्य की दूरी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे तरीके से, अतिव्यापन जिसे हम कहते हैं, तो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से होती है। ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से होती है तो बंद दूरी जो है वो कम हो जाती है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं sp3 सिंगल बॉन्ड जो है उसकी लंबाई कितनी होती है 1.54, sp2 जो है उसकी 1.51। तो ये जो टेबल है ये अपने आप में इस चीज को बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करती है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती चली जाएगी। कुछ एक जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके स्टेबल टेबल 1.2 में दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन है इसकी बॉन्ड लेंथ 1.09 होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1.20। तो ये सारी चीजें जो आप देख सकते हो। इसमें बॉन्ड लेंथ जो है सबसे जो दोनों के जो साइज है एटम का जो साइज है उसके ऊपर तो डिपेंड करेगी ही करेगी। ये तो प्राइमरी फैक्टर है। कैसे कि जैसे आपने देखा बॉन्ड लेंथ जो है DAB, तो A और B की रेडियस जो होगी कोवेलेंट रेडियस उसके बराबर ही तो होगी, तो वो अगर बढ़ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। और ये चीज आप टेबल 1.2 से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है वो है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे पहले तो होती क्या है, बॉन्ड एनर्जी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव फैक्टर है कि हमें किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और वो ही आपके बॉन्ड ऊर्जा या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी
कहलाते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों लगभग सेम ही होती हैं, बस ये डिफरेंस है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी वो एनर्जी है दो गैसियस एटम्स जब मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तब जो ऊर्जा रिलीज होती है वो तो क्या कहलाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा हमें चाहिए वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इन दोनों के आधार पर जो बॉन्ड एनर्जी जो है, अलग अलग बॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो टेबल 1.3 में आप देख सकते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है 345.6 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी 602 किलो जूल पर मोल है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो एनर्जी है वो 885, कार्बन हाइड्रोजन की 411 है। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और बॉन्ड ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो बॉन्ड ऊर्जा जो है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो बॉन्ड ऊर्जा को अफेक्ट करते हैं। तो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर, तो बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर जितना ज्यादा होगा बंध ऊर्जा एवं अणु का स्थायित्व बढ़ता जाता है, वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो जैसे जैसे विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ेगा। स्थायित्व जो बॉन्ड, जितनी ज्यादा ऊर्जा हमें किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। सेकंड जो है बॉन्ड बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे 1 2 3, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो 1 की बॉन्ड लंबाई सबसे ज्यादा होगी, 2 की कम होगी, 3 की सबसे कम होगी। और जितनी लंबाई जो है जितनी कम होगी बंध ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। बंधित परमाणुओं का अंतर, तो बंधित परमाणुओं छोटे आकार वाले परमाणु बड़े आकार वाले परमाणुओं की अपेक्षा अधिक मजबूत बंध बनाते हैं। इसके लिए मतलब जितने छोटे परमाणु होंगे उनकी जो बॉन्ड ऊर्जा है उतनी ज्यादा होगी। जैसे HH, दो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऊर्जा है वो कितनी है, 432, HCl 428, HBr 362 किलो जूल पर मोल में है ये सारी। फिर हम बात करें बंध की प्रकृति, तो सिग्मा बॉन्ड की ऊर्जा पाई बॉन्ड से अधिक होती है। सिंगल बॉन्ड की जो ऊर्जा होती है वो पाई बॉन्ड से अधिक होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो बॉन्ड ऊर्जा को अफेक्ट करेगा वो है आपका बंधित परमाणुओं की संकरित अवस्था। तो sp2, sp3, तो sp जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है कम होगी उतनी ही ज्यादा आपकी ऊर्जा होगी। तो sp जो होगा वहां पर बॉन्ड ऊर्जा ज्यादा होती है। एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो बंध ऊर्जा के मान का बंध ध्रुवीय प्रकृति के मतलब ये सारी चीजें आप पढ़ के रासायनिक क्रिया विधि वगैरह समझी जा सकती है, ठीक है। और इससे उसकी स्थायित्व का पता चल जाता है, कौन सी अभिक्रिया किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें आप इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड करता है आपके कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। तो ये आपका एक तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण दो तरीके का है, एकाकी युग्म और एकाकी युग्म। मतलब अगर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। एकाकी युग्म और बंध के बीच में जो रिपल्सन होगा वो उससे कम होगा। और बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बंध युग्म जो होता है उसके बीच में सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपके जो बॉन्ड एंगल है ये डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, उसके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। जैसे sp3, sp2 और sp, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसे sp3 में कितना होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट और sp2 में 120 डिग्री, sp में 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर सेम जहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ने से वो जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल जो है वो आपका CH3
और NH2 जैसे NH3 के जो दो हाइड्रोजन है उनके बीच का और एक H2O, तो दो इन सब में CH4 NH3 और H2O में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp3। लेकिन लोन पेयर जो हैं, एक लोन पेयर आपका NH3 में है, दो लोन पेयर आपके H2O में है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है। तो H2O का बॉन्ड एंगल कितना है 104.5 डिग्री और NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 और आपके CH3 का जो है वो आइडियल 109 डिग्री 28 मिनट्स। थैंक यू।